कबाब भैंस के गोश्त के ही क्यों ना हो। आप देख लिए सिलेक्शन जुमले के मैं किस तरह, यानी जो आदमी 10 सत्र पढ़ रहा है उसको ये मालूम हो रहा है कि इस किताब में क्या है। इसको कहते हैं कि तारुफ किताब। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन में आपके जो है इंतजार हुसैन की आपकी किताब की जो इंशा ने उस पर खत लिखा है उसका जिक्र कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आसिफ फरूखी आज तो हमारे दरमियान नहीं है, और आपने कहा है सही कि 2 चांद थे सरे आसमां, वो चांद तो नहीं लेकिन उनकी चांदनी बिखरी हुई है। उनकी ये जो चीजें किताबों में हैं ये आते रहेंगी। तो ये जो 10 किताबों में एक ही साल मैंने देखा कि 1984 में उन्होंने 10 किताबों पर तबसरा किया है और उनकी उम्र 27 से 28 साल है जी। तो उस जमाने में आप देखिए 1984, 85, 86 में वो क्या काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग जिंदा इस वजह से हैं अमीन भाई कि ज़ौक़ ने कहा था रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही 2 पुश्त 4 पुश्त। तो ये हमारे दरमियान नहीं है, चांद हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन चांदनी इनकी आपके अल्लाह इनके दर्जात आली करे। तो बहुत उम्दा गुफ्तगू इशरत साहिबा ने की, आपके आफरीन साहिबा ने और खुद रजिया फसी साहिबा ने। मैंने कहा कि मैं भी आपके जो है इसमें शरीक हो जाऊं, ये बताते हुए कि बाप और बेटे दोनों से मेरी मुलाकात 2003 में डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा ने करवाई और उनके वालिद के वो जुमले मुझे याद हैं और उसी पर मैंने फिर आगे बढ़ाया। वो बाप और बेटे जो है इसी को कहते हैं आपके कि ये खानदान हमें आफताब है, यानी इसमें सिर्फ आपके रोशनी और रोशनी। शुक्रिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं वाकई इस वक्त जो है ये महसूस कर रहा था कि आपसे भी कुछ हम आसिफ साहब के बारे में सवाल करें और उनके असलम साहब के बारे में, और आपने खुद ही माशाल्लाह बढ़ के उसका इनिशिएटिव लिया। अब जहां तक देखिए मुश्तबा हुसैन साहब का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब आप जानते हैं बल्कि मैं समझता हूँ सभी जानते हैं कि शिकागो से मुश्तबा हुसैन साहब की एक खास निस्बत थी। शहर शिकागो को उनके नाम के साथ मंसूब करने का सेहरा शिकागो की मोहतरम शख्सियत जनाब हसन चिश्ती साहब को जाता है। चिश्ती साहब ने उनके कॉलम और खाकों के मजमूए जिनकी कई जिल्दें हैं शाया करवाए हैं, जिसके लिए वो काबिल तहसीन भी है और काबिल मुबारकबाद। सफिया शहाबी साहिबा के साहबजादे जनाब सैयद खुर्रम और सैयद आसिफ के घर पर मेरी जाती मुलाकात हुई उनसे, हमारे मुश्तबा हुसैन साहब से, जो मेरे लिए एक सादत की बात है। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था शिकागो में उन्हीं के एजाज में, जिसकी निजामत मुझे सौंपी गई थी। ये भी मेरे लिए एक एजाज की बात है। तो ये मेरा उनसे जाती तजर्बा रहा, जाती मुलाकातें रही। लेकिन जहां तक उनका खुद का ताल्लुक है, वो एक मजमून उन्होंने लिखा, और ये मजमून उन्होंने लिखा था कि 25 अक्टूबर सन 1998, और उसमें वो ये इब्राहिम जलील साहब की 21वीं बरसी थी। उस मौके पर अखबार सियासत में लिखे गए एक कॉलम में मुश्तबा साहब फरमाते हैं, बल्कि एतराफ किया उन्होंने कि उनके खानदान की उर्दू खिदमत 70 सालों पर मुहित है। ये 1988 की बात हो रही है। इस एतबार से आज उस खानदान की उर्दू खिदमत को 92 साल हो गए। जलील साहब तो पाकिस्तान तशरीफ ले गए थे। अदब में उनकी इंस्पिरेशन उनके बड़े भाई महबूब हुसैन जिगर से रही, क्योंकि उन्होंने उन्हीं को देखा और उन्हीं से सीखा और उन्हीं से समझा। अच्छा, और शीशा और तेशा को उन्होंने फिर जारी किया। उसके बाद वो जो है मेरा कॉलम के नाम से उन्वान से फिर उन्होंने कॉलम लिखे अपने, और सियासी और माशरती गैर हमवारियों पर लिखा, तो कभी सफरनामे लिख डाले, तो कभी खाके, अपने किरताज की प्यास बुझाई इन तमाम चीजों से। जो लिखा बेहिजाब लिखा। इस जुलाई में उनकी 84वीं सालगिरह होनी थी। तंज़ो मिज़ाह उनकी तबीयत का हिस्सा था। लातादाद किताबों के खालिक हैं, अनगिनत एजाजात से नवाजे गए हैं। ये और मुश्तबा हुसैन मरहूम पर गुफ्तगू के लिए हमने जो दावत दी है वो डॉक्टर तकी आब्दी साहब को दी है। हक ये है कि डॉक्टर साहब फनकार हक शनास है। इनकी शायरी नवाए असर है। तहकीक, तनकीद और तदवीन इनका इम्तियाज है। शायरी के अदब और आदाब और उरूस के नुक्ता संज हैं। कई किताबों के और बेशुमार एक्सटेंशन लेक्चर्स के खालिक हैं। हमारे लिए ये एजाज की बात है कि शिकागो में आपने हमारे कई प्रोग्राम को रौनक बख्शी। यहाँ पर 2 किताबों की रूनुमाई का हमें एजाज हासिल है आपसे, आपके साथ, आपकी किताबों का। और डॉक्टर साहब सबसे बढ़कर ये है कि आप पेशे के तबीब हैं और खुद कहते हैं कि आप अदब के मरीज हैं, लेकिन हम सब आपके पेशेंट हैं और हम सब आपसे जो है
اپنی دوا لیتے ہیں, دوائے ادب اسے کہہ لیجیے یا کیا کہہ لیجیے, اس کو آپ جو بھی عنوان دینا چاہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں, اور آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, اس کے لیے ہم مشکور ہیں. بہت بہت پہلے تو مشکور ہوں اردو انسٹیٹیوٹ کا اور تمام آپ کے ممبران کا, مخصوصاً ہمارے ڈاکٹر لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے دوسرے ممبران بھی. اور ابھی جو خوبصورت پروگرام آپ نے آصف فروخی پر, آپ دیکھتے ہیں کہ محترمہ رضیہ فصیح احمد اور اشراق آفرین کے ذریعے ہوا. یہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ جو قوم اپنے ہیروز کا احترام نہیں کرتی اور یاد نہیں مناتی, یہ اور بات ہے. ہم 15,000 کلومیٹر سے بات کر رہے ہیں امین بھائی, اور یہ آپ کے جو ہے یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں بستیاں, تو وہ تو ادھر ہو گئے, آپ کے یاد رفتگان کی گفتگو ہو رہی ہے. اور کیونکہ اردو ادب کا سایہ سرحد کے دونوں طرف ہے, یہ ایسا گھنا درخت ہے کہ جس کا سایہ دونوں طرف. ابھی ہم آصف فروخی کی بات کر رہے تھے جی, اور ہم اب آپ کے مشتبہ حسین کی بات کر رہے ہیں, جن کا تعلق جنوب ہندوستان سے, شہر حیدرآباد سے. جیسے کسی شہر کی شناخت کسی شخص سے ہوتی ہے, آپ دیکھیے یہ جو اردو مزاح ہے, آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے پاس شعر و ادب میں مزاح ہے. ہمارے پاس شعر کی گفتگو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جو عظیم ترین شاعر ہے غالب, اس نے یہ مقدمے شعر و شاعری میں حال ہی نے نہیں کہا تھا کہ غالب حیوان ظریف ہے, نہیں, خود غالب نے کہا ہے. غالب کہتے ہیں شاعرم منشیم ظریف و شریف. میں شاعر ہوں, میں منشی ہوں, وہ خطوط لکھتا ہوں کوئی لکھ نہیں سکتا. میں ظریف ہوں, ظرافت میری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے, اور میں شریف ہوں, عربی کا شریف ہوں یعنی عظیم ہوں. ان نکات چندرا میرم, یہ تھوڑے سے میرے شناختی نکات ہیں. تو یہ مولانا حالی نے نہیں کہا حیوان ظریف ہے, بلکہ خود غالب نے اپنا تعارف میں کہا میں ظریف ہوں, میں ظرافت کا حامل ہوں. تو ہمارے اگر شعر ادب کے آپ کے وہ شعر میں جائیں تو وہ تو الگ الگ آپ کو ملیں گے کہ غالب ہیں, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں اکبر الہ آبادی ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظریف لکھنوی ہیں. ہمارے پاس آپ کے کیا کہتے ہیں شاعری میں بہت سے سید محمد جعفری ہیں, ضمیر جعفری ہیں, دلاور فگار ہیں, ابھی بھی آپ کے خالد عرفان, یہ سلسلہ چل رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں ادب میں تو اردو کی کہکشاں, وہ افسانہ ہو یا کہانی ہو یا وہ کالم ہو یا وہ سفر نامے ہو, اس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہیں پر رشید احمد صدیقی ہیں, کہیں پر آپ کے شوکت تھانوی ہیں, کہیں پر پطرس بخاری ہیں, کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کنہیا لال ہیں, کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی ہیں, کہیں پر ابن انشا ہیں, کہیں پر آپ کے جو ہے جمال ہیں, اور مشتبہ حسین ہیں. بہت سے نام بھول جاتا ہوں. خود محترمہ آپ کی جو ہے شہر کی جو زینت ہیں رضیہ صاحبہ, ان کے پاس بھی آپ کے جو ہے مزاح ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کے. تو مزاح ایک اعلیٰ ترین ایک صفت انسانی ہے جس کو ادب میں لایا جاتا ہے. اس پر ہم ڈیٹیل میں اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بیشتر ہم چاہتے یہ ہیں. تو یہ 83 سال, تقریباً 84 سال کے قریب ہو کر گلبرگہ جو حیدرآباد نظام کا ایک اسٹیٹ ہے, اور وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں خواجہ بندے نواز اس وقت آپ کے ان کی گنبد ہے, ان کا مزار ہے, وہیں پیدا ہوئے مشتبہ حسین اور حیدرآباد میں دفن ہوئے. ان کے جو والد ہیں وہ تحصیلداری میں کام کرتے تھے اور اردو سے بڑا ان کو علاقہ تھا. لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے 9 بھائی تھے اور ایک بہن, اور یہ 9 بھائی میں سے 3 بھائی جو ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بھائی محبوب حسین جگر ہوں, یا منجلے بھائی ابراہیم جلیس ہوں, یا یہ 5ویں 6ٹھے نمبر پر آتے ہیں مشتبہ حسین. میں
ایک اور بھائی سے ان سے ملاقات کیا, لانگ آئلینڈ میں ہوتا تھا 30 سال پہلے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یوسف حسین ہوں, میں مشتبہ حسین کا بھائی ہوں. تو یوسف حسین بھی خدا کرے کہ آپ کے جو ہے وہ سلامت رہیں, وہ لانگ آئلینڈ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ حسین کا جو سفر ہے وہ جرنلزم سے شروع ہوتا ہے. یہ تینوں بھائی کے میں مشترکہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے, یہ تینوں ادیب تھے, اور یہ تینوں بڑے خاص طریقے پر جرنلزم سے وابستہ تھے. جیسے مشتبہ حسین کا آپ کیریئر دیکھیں گے, پہلے وہ جرنلسٹ تھے, اس کے بعد وہ کالم نگار بنے ہیں اور بہرحال خاکہ نویسی اور جو کچھ بھی مضامین اور پھر سفر نامے لکھے. تو یہ مشتبہ حسین نے جو اپنی زندگی میں کون سا ایوارڈ تھا جو ان کو نہیں دیا گیا, وہ یوں سمجھیے کہ میر تقی میر ایوارڈ ہو, یا وہ غالب ایوارڈ ہو, یا وہ ساہتیہ ایوارڈ ہو, اور بہت سے کیا کہتے ہیں ان کے افسانے. آپ کا جو شکاگو ہے, جیسا آپ نے ابھی کہا, وہاں پر حسن چشتی صاحب نے ان کی 3-4 کتابیں, ان کے سفر کے مجموعے, ان کے کالموں کے مجموعے, ان کے مضامین کے مجموعے, وہ سب شائع کیے ہیں. تو عثمانیہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ وہاں پر ایک اخبار تھا سیاست دکن, اس سے منسلک ہوئے. پہلے تو جرنلزم کی باتیں کرتے رہے, لیکن جب جیسا ابھی آپ نے بتایا شیشہ اور تیشہ کے جو خالق شاہد صدیقی صاحب تھے, جن کے کالم کا لوگوں کو انتظار ہوتا تھا, تو جب وہ ان کی ناگہانی آپ کے موت سے جو جگہ پیدا ہوئی, تو بڑے بھائی جگر نے کہا, وہ جو جوائنٹ سیکریٹری تھے سیاست کے, کہ آپ اس کالم کو لکھیے. اور انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا, اور آپ یقین مانیے کہ پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنا ایک خاص طریقے کا ایک رجحان بنا دیا, اور وہ اتنے مصروف ہوئے کالم میں کہ کیونکہ خاندان ادبی تھا, مشاعروں میں شرکت کرتے تھے, ادبی محفلوں میں شرکت کرتے تھے, تو انہوں نے وہی ادب کو, دیکھیے 2 چیزیں, ایک بڑی خوبصورت کتاب جو ہے ان پر لکھی گئی ہے, سب سے پہلی کتاب ہے وہ ان کی مزاح کی جمالیات پر, وہ پروفیسر شکیل الرحمان نے لکھی ہے. اور انہوں نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ان کے جو مزاح ہے اس میں 2 چیزیں عجیب چیزیں. ایک تو وہ ندرت اور انوکھا پن جو یہ لفظوں سے نکالتے ہیں, اور دوسرے تر و تازگی. مثال سے پیش کرتا ہوں, جیسے وہ لکھتے ہیں ایک کالم میں, اب آپ دیکھیے جملے, جی ہمیں لندن کی ان, جب سفر میں چلے گئے, ان کے سفر ناموں پر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا, اس وجہ سے کہ ان کے سفر نامے بڑے دلکش ہیں. انہوں نے 1980 میں سب سے پہلے جاپان چلو جاپان گئے یونیسکو کے کہنے پر, اور وہاں پر 30-35 دن ٹھہرے. تو اس زمانے میں انہوں نے آپ کے جو ہے ایک جو جاپانی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا, 3 سال کے بعد ایک سفر نامہ لکھا 140-150 صفحے کا, جاپان چلو. اور اس کے بعد سے جو ہے پھر انگلینڈ, امریکہ, مڈل ایسٹ, روس, ہر جگہ یہ گئے ہیں, اور ہر جگہ آپ کے انہوں نے سفر نامے لکھے. تو اب آپ دیکھیے لکھتے ہیں جب لندن گئے, تو آپ دیکھیے لندن کے کہتے ہیں, ہمیں لندن کی ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کی تمنا ہے جہاں بیٹھ کر انگریزوں نے اپنی تاریخ تو بنائی مگر دوسروں کا جغرافیہ بگاڑ دیا. تو مزاح میں جو طنز ہے, کولونائزیشن کا جو اثر ہے, تاریخ اور جغرافیہ کی مناسبت دیکھیے, اسی کو تازگی کہتے ہیں. کہ انگریزوں نے اپنی تاریخ تو بنائی, کیونکہ تاریخ لکھواتے تھے, تاریخ فاتح لکھتا ہے, ٹھیک ہے, تاریخ تو بنائی لیکن ہم دوسروں کا جغرافیہ بگاڑ دیا. تو اب اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ برطانیہ کے, اچھا ان کو دو گروپ سے بڑی آپ کے جو ہے انسیت بھی تھی, محبت بھی تھی, اور ان کے کالم میں ہر جگہ ایک تو ڈاکٹرز کی طرف آتے ہیں وہ, اور دوسرے شاعروں کی طرف, یہ چھوڑتے نہیں آپ کے جو. تو کہتے ہیں برطانیہ کے, لکھتے ہیں برطانیہ کے اردو شاعر اور ادیبوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی
کہ برطانیہ جیسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے اندر حسد، رقابت، غیبت اور معاصرانہ چشمک جیسے جذبوں کو اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے۔ یوں بھی ان ضروری جذبوں کے بغیر اردو تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی بتانا، اس کو کہتے ہیں تازگی، اس کو کہتے ہیں لفظوں سے بیانیہ وہی مسئلہ ہے، یعنی اس طرح سے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور حقیقت آشکار ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اردو شاعر، کیونکہ یہ عام طور سے زیادہ تر وقت ان کا برطانیہ میں گزرا، لیکن بہت کم عرصے کے لیے وہ بعد میں آتے ہیں، امریکہ بھی آتے ہیں، کینیڈا بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں برطانیہ کے اردو شاعر ہمارے شاعروں کی طرح ہمہ وقتی شاعر نہیں ہے، بلکہ ہفتے کے 5 دن سچ مچ کام کرتے ہیں، البتہ جمعے کی شام سے اتوار کی رات تک عرض کیا ہے اور ذرہ نوازی کا شکریہ وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی مشاعرے کو انہوں نے 2 لفظوں میں باندھ دیا، یعنی عرض کیا ہے اور ادھر سے جب وہ تعریف کرتا ہے ذرہ نوازی کا شکریہ میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کسی شاعر کا کلام اچھا ہو تو مشاعرے میں شرکت کے لیے رکشے کا کرایہ مانگ لیتا ہے۔ برطانیہ کا اردو شاعر رکشے کا کرایہ نہیں مانگتا، بلکہ اپنی موٹر میں جاتا ہے، چاہے اس کا کلام اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں 21ویں صدی سے جوڑنا، اس کو کہتے ہیں حقیقت کی بیان کرنا۔ یعنی یہ ہمارے جو شعراء ہیں تو وہ زیادہ آپ کے استخوان اور ہڈی تک نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تو ان کے جو کالم ہیں، ان کے جو سفرنامے، وہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہمارا بورڈ اردو میں نظر آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہیترو ایئرپورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ایک جگہ ہیترو ایئرپورٹ پر اردو میں بھی مسافروں کے لیے ہدایتیں نظر آئیں کہ ایئرپورٹ کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی سگریٹ کے ٹکڑے نہ پھینکو، مونگ پھلی کے چھلکے نہ بکھراؤ، براہ کرم اپنا تھوک اپنے منہ ہی میں رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح صفائی کے تعلق سے اردو والوں کی شہرا آفاق عادات و اطوار کو دنیا والوں پر اجاگر کرنا تھا، ورنہ کیا وجہ تھی اس غیر ضروری ہدایت کو چھوڑ کر بقیہ ساری ضرورتی ہدایتیں اردو میں درج نہ تھی۔ صرف اردو میں جو درج تھی وہ یہی تھی کہ مونگ پھلی کے چھلکے مت پھینکو، تھوک مت کرو، اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سگریٹ کے ٹکڑے مت پھینکو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو اسفار ہیں، ان کے جو سفرنامے ہیں، 1980 میں یونیسکو کے ایشیائی ثقافتی مرکز ٹوکیو کی دعوت پر اردو کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے گئے، اور پھر 4 سال بعد وہ جو ہے یورپ اور امریکہ کے دورے پر آئے۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں ہند و پاک جب طنز و مزاح کی کانفرنس ہوئی، اس میں شرکت کے لیے گئے۔ 1986 میں یہ روس جاتے ہیں اور روس کے مختلف شہروں میں، پھر سعودی عرب اور آپ کے عمان، مدینہ، آپ کے جو ہے دبئی وغیرہ، حج سے فارغ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو کالم ہیں، ان کے جو دیکھیں، انہوں نے جرنلزم کے بعد کالم نگاری کی، خاکے لکھے، 200 سے زیادہ خاکے لکھے، 200 سے زیادہ خاکے لکھے۔ ایک آدھ خاکہ سناؤں گا میں آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں مزاحیہ مضامین لکھے، مزاحیہ مضامین بھی آپ کو جو ہے کچھ دوں گا۔ اور اس آخر میں آپ کے سفرنامے، تو سفرنامے میں ایک، کیونکہ سفرناموں کا ذکر کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفرنامہ جب 1980 آپ گئے ہیں، یعنی تازگی جو کہتے ہیں، جو لوگوں نے ان کے افسانوں کو، ان کی مزاح اور ان کے طنز کو جو تجزیہ کیا ہے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ بڑے آپ کے جینیس اور ذہانت جو ان کی ہے، لفظ سے کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ بیگم کو خط لکھ رہے ہیں، بیگم کو خط لکھا ٹوکیو سے، سنیے کیا مزے کا ہے، اسی وجہ سے ان کے افسانے لوگ بڑے مزے سے پڑھتے ہیں۔ تو بیگم کو خط لکھا، اس میں ایک جملہ تھا، وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی اور ہم نے اسی روز اپنی بیوی کو خط لکھا، وہ ہمیں آج ملی ہے، دیکھنے میں کچھ خاص نہیں مگر پھر بھی اچھی ہے، اب ہمیں اسی کی رفاقت میں ٹوکیو کے شب و روز گزارنے ہیں، اسی کے سائے میں رہنا ہے۔
ये जुमला लिख दिया खत में। 8 दिन बाद हम अपनी होटल में गहरी नींद से लुत्फअंदोज हो रहे थे कि फोन की घंटी बजी। नींद से जागकर फोन का रिसीवर उठाया तो पता चला कि हिंदुस्तान से फोन आया है। दूसरी तरफ हमारी बीवी की आवाज आई तो हमने बेसाख्ता पूछा, हेलो कैसी हो, खैरियत से तो हो? हमारी बीवी ने कहा, मेरी खैरियत जाए भाड़ में, पहले ये बताओ इस वक्त कमरे में अकेले हो या वो भी तुम्हारे साथ है? हमने आंखें मलते हुए पूछा, वो कौन? मैं तो कमरे में अकेला रहता हूँ, कैसी बातें करती हो? मेरी गरीबुल वतनी का तुम लिहाज करो, फिर ऐसी बातें कर कर कई समंदर पार से टेलीफोन मिलाने की जरूरत क्या है? बोली, ये तुम्हारी आवाज में इतना खुमार क्यों है, एक अजीब सी मस्ती क्यों है? हमने कहा, रात का 1:30 बजा है, तुम्हारे फोन की घंटी पर जागे हैं, गहरी नींद में क्या इतना खुमार और इतनी मस्ती भी ना आएगी? बोली, बिल्कुल गलत, इस वक्त तो रात के सिर्फ 10 बजे। हमने बात को काट कर कहा, ठीक है, हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे, हमारे यहाँ तो रात का 1:30 बजा है। बोली, मुझे मालूम है अब तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा, मुझे पहले ही शुबा था, तुम्हारे लहजे की सरशारी बता रही है वो चंडाल अब तुम्हारे कमरे ही में है। आप देख रहे हैं, चंडाल हमारे कमरे। बोली, अब तो उधर ही के गुन गाओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जापान जाने की मुखालिफ थी। सच बताओ वो कौन है जिसके बारे में तुमने खुद अपने खत में लिखा है? वो तुम्हें टोक्यो में दूसरे दिन ही मिली, देखने में कुछ खास नहीं, मैं फिर भी अच्छी है, और ये कि अब तुम्हारी इसी रिफाकत में टोक्यो के शब रोज गुजारने हैं। हमने जोर से खैखा लगाकर कहा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो, टोक्यो में हमें दूसरे दिन जो मिली वो कोई हसीना नहीं बल्कि यूनेस्को की छतरी है। राव में हम शायद छतरी लिखना भूल गए और तुमने उसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया। पूछा, अच्छा तो ये छतरी है? हमने कहा, और क्या? पूछा, ये अच्छा ये बताओ, छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? हमने कहा, भला छतरियों की भी कहीं शादी होती है? बोली, इसका मतलब ये हुआ कि शादीशुदा नहीं है, ये बताओ उम्र क्या है? हमने कहा, पुरानी छतरी है, उससे पहले भी कई लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। बोली, आई है, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम्हें कौन से गैर मुस्तमला चीज मिलेगी? मर्द की जात ही ऐसी होती है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। फिर अपने गमगीन लहजे में और रिक्कत तारीख लहजे में बोली, खुदा के लिए रास्त पर आ जाओ, तुम्हारी औलाद अब शादी के काबिल हो रही है और तुम्हें अब नई नई छतरियों की तलाश है। हमने कहा, तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल गलत है, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, मैंने अपने खत में जिसका जिक्र किया वो सचमुच छतरी है। कहो तो हाँ, तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ कि जिसे मैंने हमेशा अजीज रखा है। बोली, अच्छा मेरे सर की इज्जत करते हो, तभी तो मेरे सर पर एक नई छतरी ला रहे। आपने देखा इसको कहते हैं ताजगी मजहूर, इसको कहते हैं सफरनामे की जिद्दत, इसको कहते हैं कि यानी एक तख्लीक का अपनी तहजीब और सखाफत में रखते हुए अपने समाजी मसाइल को किस तरह से पेश करे कि बाज लोग खैखे लगाएं और बाज लोग आपके जेर लब खंदा करें। यही आपके जो है, तो ये चीज मुश्तबा हुसैन के पास थी, ये चीज मुश्तबा हुसैन के पास थी। और यही चीज आपको देखते हैं कि मुश्ताक अहमद के पास है, यूसुफी के पास है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इन लोगों ने, यानी जैसे आपने देखा कि ये कॉलम निगार, ये मजमून जो है आपके, उनका मजमून हुआ आपको हमारे अमीन भाई मशहूर मिसरा है कि हम तरफदार हैं गालिब, हम सुखन फहम हैं गालिब के तरफदार। बदल दिया इसको, इनका एक बहुत मारूफ मजमून है, हम तरफदार हैं गालिब के, सुखन फहम नहीं। अब देख मजमून का उन्वान ही जो है, यानी हम तरफदार हैं गालिब के, सुखन फहम नहीं। तो आपका मसला यह है कि बाज लोग उसमें वाकयात बयान करते हैं कि बाज लोग गालिब के इतने ज्यादा आशिक हैं कि वो गालिब के सिवा किसी को शायर ही नहीं मानते। ये हमारे हम उर्दू इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं, ये हमारे उर्दू का एक अलमिया है। देखिए एक आपको जो है एक इंटरव्यू मिलेगा जो फैज से एक साहब आए, वो उर्दू सेंटर जो था लंदन में, इफ्तिखार आरिफ ने लिखा है ये कि जो है उसमें एक साहब आए और उन्होंने कहा कि जी फैज साहब, मैं आपको इकबाल से भी बड़ा शायर समझता हूँ जी। फैज साहब ने कहा,
वो फैज साहब हाँ हूँ करते थे, फैज साहब ने यहाँ पर कहा कि नहीं वो बड़ा शायर, कहने लगे वो कुछ भी कहें आप, मैं आपको इकबाल से बड़ा शायर समझता हूँ, ठीक है। तो फैज साहब ने कहा कि देखो अगर वो इश्तिराक की तरफ थोड़ा भी अगर रुख कर लेते तो हम कहीं के नहीं रहते। ये कहकर इस मसले को आपके जो है वहीं पर फैज साहब ने दफन कर दिया। तो मसला ये है कि ये जो शायरों की जो तरफदारी की जाती है कि इससे बड़ा शायर हमने नहीं देखा, ये जो चलता है ये आमतौर से इश्क का होता है। तो एक साहब से पूछा खिबला, अब उसमें लिखते हैं ये मजमून है, अब देखिए मजमून में क्या करते हैं, क्या क्या जदीदियत मुश्तबा हुसैन लाते हैं। ये जो मजमून है मिजाहिया मजमून, हम तरफदार हैं गालिब के सुखन फहम नहीं, उसमें लिखते हैं एक साहब से पूछा गया खिबला जरूरियात जिंदगी में कौन सी अशिया शामिल है। उन्होंने कहा खाना, कपड़ा, मकान, गालिब और दीवाने गालिब। साफ जाहिर यह है कि ये साहब गालिब के तरफदार थे और इस हद तक तरफदार थे कि खुद गालिब की जात से दीवाने गालिब को जुदा करने पर तुले हुए थे। फिर हमने देखा उन साहब से कि वो अपने गालिब की तरफदारी जताने के लिए कुल्लियात मीर पर भी दीवाने गालिब का टाइटल चढ़ा रखा है, कुल्लियात मीर पर भी गालिब का टाइटल चढ़ा रखा है और महज टाइटल के धोखे में मीर के कलाम को गालिब का कलाम समझते हैं और इस सिलसिले में खत कलाम करने का कोई मौका इनायत नहीं करते, क्योंकि उन साहब की नजर में उर्दू शायरी का सिर्फ एक ही शायर पैदा किया और उसका नाम है गालिब। उनसे एक बार पूछा गया, अब आप देखिए तवज्जो, ये जो है मुश्तबा हुसैन का अंदाज। उनसे एक बार पूछा गया जनाबे वाला उर्दू के 3 बड़े शायरों के नाम तो बताइए। मौसूफ ने कहा गालिब, मिर्जा गालिब और मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। क्या बात है। इस पर हमने ये फर्ज करते हुए कि आगे उनकी दाल ना गले पूछा अब लगे हाथों, चौथे बड़े शायर का नाम बताइए। तो कहने लगे नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्लाह खान निजामगंज। ये है, ये मिजाह है, ये इख्तरा है, ये ताजगी है, ये आपके तबहुर है, ये आपके जो है क्या कहते हैं यानी नई वो है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें ये बताते हैं कि शायरों को किसी तरीके से एक हुकूमत मिल गई। अब आप देखिए ये मजमून वही चल रहा कि हम तरफदार हैं गालिब के सुखन फहम में, तो शायरों को हुकूमत मिल गई है। तो जैसे ही शायरों को हुकूमत मिली तो उसका प्रेसिडेंट भी शायर हो गया, उसके वजीर भी शायर हो गए। तो अब यह कानून निकला, शायरों की हुकूमत ने एक और फैसले के जरिए समाजी तकरीबात में मुशायरों को लाजमी करार दिया। हर जिले और हर ताल्लुके की सतह पर सदर मुशायरा के ओहदे तश्कील दिए गए। नतीजा यह हुआ जगह जगह मुशायरे होने लगे। किसी का चेहलुम होता तो उसके साथ मुशायरा भी होता, किसी बच्चे की सालगिरह होती तो मुशायरा, किसी का छिल्ला होता तो मुशायरा, किसी की बरसी हो तो मुशायरा। गोया हर तरफ मुशायरा ही मुशायरा, तिल धरने को जगह न रही। जिंदगी मुशायरा दर मुशायरा गुजरने लगी। अर्ज किया है तवज्जो चाहता हूँ मुकर्रर इरशाद तो गोया रोजमर्रा बन गए। समाज का ढांचा बदल गया, शायरों को सर आंखों पर बिठाया जाने लगा। अब उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद ये हुकूमत बदल जाती है, इनको तबाह कर दिया जाता है शायरों। अब देखिए अब आगे आते, माजी के हुक्मरान शायर अब फिर सड़कों पर आ जाते। जो ठीक से आपके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे वो आज आपको 1 मील दूर से सलाम करते नजर आते हैं। किसी को शेर सुनाना चाहते हैं तो वो बेनियाजी से कहता है मियाँ माफ करो और आगे का रास्ता नापो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, शेर सुनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेहनत क्यों नहीं करते। तो ये मुश्तबा हुसैन के फन की इम्तियाजी खुसूसियत है कि उनके अफसानेवी, उनके मिजाहिया मजामीन में आपके अफसानवी और ड्रामाई आपके अंदाज, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो हैं इस तरीके की, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये डॉक्टरों के भी को हमेशा आपके डॉक्टर्स के बारे में इनके जो आप सफरनामे देख लें, इनके खाके आप देख लें, खाके 200 से ज्यादा लिखे हैं, सफरनामे लिखे हैं, इनके मजामिन लिखे, तो आप देखेंगे कि इसमें गजब की चीजें उन्होंने आपके जो है की है। मखसूसन जो खाके लिखे हैं वो कमाल के हैं। एक मरतबा जब परवीन शाकिर का इंतकाल हो गया तो उसकी याद में एक फंक्शन मनाया गया, तो अब एक तराशा लिखा,
वो देखिए आप परवीन शाकिर के बारे में क्या लिखते हैं। परवीन शाकिर की याद में हमने जी में सोचा कि ऐसी धान पान लड़की क्या शेर कह सकेगी। जब उस खास मखसूस बैठक में उनके कलाम सुनाने की बारी आई तो हमने फरमाइश की वो तरन्नुम से कलाम सुनाए। इस पर बोली, माफ कीजिए, मैं तरन्नुम से महरूम हूँ। हमें इस जुमले पर सख्त हैरत हुई, क्योंकि हमारी अक्सर शायरात तरन्नुम से कलाम नहीं सुनाती बल्कि अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती। ये जुमला क्या बात है। यानी हमारी अक्सर शायरात तरन्नुम से कलाम नहीं सुनाती बल्कि अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती हैं। सच तो यह है कि पहली बार हमने एक खातून को शायर को तहतुल लफ्ज़ पढ़ते देखा और सुना। परवीन शाकिर ने अपनी वो मशहूर गजल सुनाई जिसका मतलब है, पाबागिल सुबह हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, 10 बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। गजल खत्म हुई तो हमारे शायर दोस्त बशीर बद्र ने कहा, मोहतरमा ऐसी मर्दाना गजल कही है कि हमें तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ये तखय्युल है सवाब के। इस पर परवीन ने कहा, ऐसी बात है तो आपको एक जनाना गजल सुनाती हूँ। फिर परवीन ने सचमुच एक जनाना गजल सुनाई और हमारे दोस्तों के हाथों में से चूड़ियां उतार ली। तो कहने का मतलब यह है, खाके में बहुत से मालूमात के साथ बहुत से मसाइल जो हमारे अदब और शेर में हैं, अमीन भाई, वो पेश करता है मुश्तबा हुसैन। इसी वजह से तो आप जानते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा कि मुश्तबा की तहरीरों में ताजगी है, वो कलम बर्दाश्ता लिखते हैं और रिपीटेशन या तकरार नहीं होता। ये बड़े लफ्ज हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी जैसी शख्सियत से। और आप देख रहे हैं शमसुर रहमान फारूकी कहते हैं, वो तो किसी को ज्यादा आपके जो है हर एक में निकालते हैं कुछ ना कुछ। मासिर जरीफाना अदीबों में 2 ही 4 ऐसे हैं जिन्होंने तंज़ो मिज़ाज की अदबी हैसियत को दोबारा मुस्तहकम किया। ये जुमला बहुत है, अदबी हैसियत को दोबारा मुस्तहकम किया। ऐसे लोगों में मुश्तबा हुसैन का नाम बहुत नुमाया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है इस कबीले का सरदार है। और उसके बाद से कहते हैं कि जैसे कृष्ण चंद्र कहते हैं, मुश्तबा हुसैन सही मानों में मिज़ा निगार है जो शाइस्ता और नफीस अदब तख्लीक कर रहे हैं। इंतजार हुसैन भी जो है, इनका जश्न मनाया गया था दुबई में, जश्न आपके मुश्तबा हुसैन। तो उसमें जो सेविनियर छपा था उसमें देखिए आपके जो है मजहर इमाम, शहरियार, जमीर जाफरी वगैरह। मखसूसन जमीर जाफरी ने बड़ी खास चीज कही है कि जो ख्याल की गिराई और इंशाई बागपन की आमजिश एक अलहदा तशखीस नहीं बल्कि एक मुस्तकिल दौर पैदा कर देती है, वो जो है मुश्तबा हुसैन के कलाम में मौजूद है। तो मुश्तबा हुसैन का जो कलाम है, और जो आपका एक जगह कहते हैं अब ये एक खास चीज इनकी ये है कि जो मज़ामीन उर्दू अदब में लोग आशना हैं, जैसे आपको लतीफा मालूम है, गालिब ने कहा था कि गधे आम नहीं खाते। अब इसमें क्या मजमून रह गया जो बनाए। अब आप देखिए, इसी को कहते हैं कि हर वक्त यानी मजमून में एक आपके जो है क्या कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या बिल्कुल। मजमून में एक नोयत पैदा करना। कहते हैं मिर्जा गालिब भी आमों के दीवाने थे। एक रिसर्च स्कॉलर ने तो यहाँ तक लिख दिया, गालिब आम के मौसम में शेर नहीं कहते थे बल्कि सिर्फ आम ही खाते रहते थे, बल्कि ऐसे में कोई डिस्टर्ब करता तो उस पर अपने शेरों से हमला नहीं करते थे, गुटली फेंक कर मारते थे। डिस्टर्ब अगर कोई करता तो गुटली फेंक कर मारते थे। आम ही एक ऐसा फल है जिसमें एक हथियार छुपा होता। कहते हैं कि गालिब के एक दोस्त को आमों से चिढ़ थी। एक दिन दोनों बाजार से गुजर रहे थे तो देखा कि गली में पड़े हुए एक आम को गधे ने तो पहले सूंघा, कुछ सोचा, फिर इसके खाए बगैर आगे निकल गया। इस मंजर को देखकर मिर्जा गालिब के दोस्त ने कहा, ओ देखा गालिब साहब, गधा भी आम नहीं खाता। इस पर गालिब ने कहा, हुजूर मैं जानता हूँ गधा ही आम नहीं खाता। तो इस तरीके की जो चीजें निकालते हैं, ये मुश्तबा हुसैन क्या आप मजमून हाथ में लेंगे या कोई कलम आप हाथ में लेंगे या कोई सफरनामा पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही चले जाते हैं। बाज लोग थूकने को अपना पैदाइशी हक समझते हैं,
आपने देखा होगा जहां ये इबारत लिखी होती है यहाँ थूकना मना है, वहां सबसे ज्यादा लोग थूकते हैं। तो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे समाज के जो मसाइल है, देखिए अदब आया है मकसद के लिए। अदब का एक मसला यह होता है जिंदगी से जुड़ा होता है। तो जो तख्लीक़कार है वो मिजाह और तंज के साथ भी इस चीज को अपने पास बरकरार रखता है कि वो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है। तो उनके जो अदबी सफर के कालम हैं या उनकी जो खाके हैं, खाके बहुत ज्यादा हैं, खूबसूरत हैं, बहुत उम्दा उम्दा खाके हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मुश्तबा हुसैन जो उर्दू अदब को दे गए हैं, हमारे पास बहुत मसाइल हैं, फिर भी मुश्तबा हुसैन की जो शख्सियत है वो हमेशा जिंदा रहेगी। और हमको चाहिए कि उनके जो छुप नहीं सकता है आपके नाक़द के छुपने के बाद, या छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। और तो इस तरीके से ये लोग छप चुके हैं, 22 से ज्यादा मजमूए इस वक्त दस्तयाब हैं। और ये उर्दू इंस्टीट्यूट ने बड़ा कमाल का काम किया कि मुश्तबा हुसैन पर मखसूसन आपके जो है ये गुफ्तगू रखी। और पूरा अगर दरिया का पानी सेंचा भी ना जा सके तो मैंने कुछ चीजें तो बयान कर दी उनके सफरनामे से, उनके कालम निगारी से, उनके खाकों से और उनके मजामीन से, ताकि एक थोड़ा सा तारुफ हो जाए। और ये देखें कि तहजीब, उर्दू तहजीब में रहकर खमीस उतार कर हंसाना तो हर एक को आता है, वो नहीं होता, लेकिन अल्फाज के साथ और जिस तरीके से इन्होंने वो अल्फाज, मैं आपको एक तजुर्बा बताता हूँ। एक मरतबा कहते हैं कि जो है अमजद इस्लाम अमजद से मैंने कहा यार ये अमजद इस्लाम अमजद क्या है? तो अमजद ने जवाब दिया मैं हर तरफ से इस्लाम की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के इस तरफ भी हूँ, मैं इस्लाम के उस तरफ भी हूँ, यानी इस्लाम को घेरा हुआ हूँ। तो मैं सीना सिपर हूँ इस्लाम के लिए, इसीलिए मेरा नाम अमजद इस्लाम अमजद है। एक जगह वो मेरे कई जलसों की आपके सदारत या आपके मेहमान खुसूसी हैदराबाद में कर चुके हैं, मुझे को याद नहीं है, लेकिन लोगों को याद है कि कई साल पहले, 10-12 साल पहले आपके एक जलसा हो रहा था। तो जलसे से पहले मैं गुफ्तगू में कह रहा था कि हमारी जो फ्रांसिस पर्चेक है वो काम जो कर रही हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्द के घर पर एक मुलाकात हुई थी, फरमान फतेहपुरी साहब आए हुए थे, तो वो बता रही थी कि अगर गालिब के मिसरों पर अगर एराब दिए जाए या फुल स्टॉप लगाया जाए या कामा लगाया जाए तो पढ़ने में जो है क्या सहूलत होगी। तो मैं ये बातें कर रहा था, ये खामोशी से सुन रहे थे। जब जलसे में इनकी तकरीर हुई तो मुझसे पूछने लगे डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या हमको अल्फाज पर जबर जेर पेश लगाना पड़ता है? तो मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे कहा बताइए। तो फिर मैंने वहां से बैठ के कहा नहीं, बाज अल्फाज जैसे मुल्क हो, मिल्क हो या आपके जो है तो मलक हो तो इस पर लगा दिया है, दूर हो या दौर हो तो लगाया जाता है ताकि समझे जाए। तो कहने लगे हाँ ये तो मुश्किलात है। अब आप देखिए कि जो है ये जो मिसरा है अनीस का, अनीस दुम का भरोसा नहीं ठहर जाओ। अब मुझे मालूम हुआ कि वो दुम नहीं है बल्कि दम है, अनीस दम का भरोसा नहीं ठहर जाओ। तो ये क्रिएटिवनेस जो है इनके जहन में हर मिनट में, ये इनकी बजला संजी, ये इनकी मोहब्बत, ये उर्दू से तो और अखलाक का हीरा आदमी। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दिल से ये कहे कि इन्होंने मुझसे आपके जो है फक्कड़ बात की है या मुझे आपके निशाना बनाया है या मेरे दिल को तोड़ा है। ये एक मनमोहनी शख्सियत और इतने आपके डाउन टू अर्थ के लोग जान ही नहीं सकते थे कि ये किस तरीके के हैं। तो मैं आपके सिर्फ यही दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उनके दर्जात आली करे और हम लोगों को तौफीक ये करे कि उनकी किताबों को पढ़कर हम कुछ मिजाह, सही मिजाह को भी, जैसे हमारे पास यूसुफी साहब का है या इब्ने इंशा का है या ये चीजों का जो है आपके कमी नहीं है इस गुलदस्ते में। बहुत से हमारे पास फूल हैं जिनके रंग और खुशबू अलग है। मुश्तबा हुसैन का एहतराम और उनको मैं खराज अकीदत यही पेश करता हूँ कि जहां पर आपके रशीद अहमद सिद्दीकी हों या पितरस हों या शौकत थानवी हों या कन्हैया लाल आपके कपूर हों, मुश्ताक अहमद यूसुफी, इब्ने इंशा जमाल पाशा या यूसुफ नाजिम हो, वहां पर
एक मुनफरद लहजा मुश्तबा हुसैन का है, और जब तक उर्दू मिज़ा बाकी रहेगी हम इनकी गुलकारी से इस्तेफादा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत गुफ्तगू का, और जिन लोगों ने मुश्तबा साहब को देखा है वो रिलेट कर सकते हैं आपकी बातों। और डॉक्टर साहब आपसे मैं इजाजत लूंगा, और इसके साथ ही मैं हुमैरा अहमद साहिबा हमारी जो वहां से हैदराबाद से इस वक्त शरीक हो रही हैं हमारी गुफ्तगू में, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कुछ ख्यालात का इजहार फरमाएं। दरअसल डॉक्टर साहिबा का जहां तक ताल्लुक है वो उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और विमेन कॉलेज है वो, और ये संगारेड्डी में, वहाँ पे आप प्रिंसिपल भी हैं, और आपकी किताबें भी हैं, तनकीद पर किताबें हैं, बल्कि उनके उन्वानात बड़े दिलचस्प हैं। उनकी एक किताब है कि उर्दू नावल में निसाई हिस्सियत, और दूसरी किताब है उनकी कि गैर अफसानवी अदब के फरोग में ख़वातीन का हिस्सा। तो यकीनन उनकी गहरी नज़र है, उन्होंने जिन उन्वानों से जाहिर हो रहा है कि उनकी किताबें यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त महफिल में है वो, और मैं चाहूँगा कि मुश्तबा साहब पे वहाँ पर जो काम हो रहा है, या मुश्तबा साहब के लिए जो वहाँ पर महफिलें हो रही हैं, उससे मुतालिक कुछ इरशाद फरमाएं हैदराबाद में। तो अगर वो यहाँ तशरीफ रखती हैं तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि प्लीज तशरीफ लाइए। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू इंस्टीट्यूट की इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद तमाम अराकीन का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ और सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि इस महफिल में मैं शरीक रही, और अमीन हैदर साहब का, कमालुद्दीन साहब का भी खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। रज़िया फसीह अहमद साहबा, तकी आबिदी साहब, इशरत आफरीन साहबा को भी सुनने का मौका मिला, तो ये नशिस्त मेरे लिए वाक़ई यादगार है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मानों में अच्छा ही हुआ कि ये नशिस्त हमेशा की तरह लाइब्रेरी में ना हुई बल्कि जूम में हुई, क्योंकि मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका मिला। जहाँ तक रही आज की नशिस्त पर गुफ्तगू करने की बात, तो जिस तरह तकी आबिदी साहब ने बात की है उसके तमाम पहलुओं को उन्होंने वाज़े तौर पर मुख्तसरन ही सही अहाता करने की कोशिश की है, जिसका हम सभी अंदाजा कर सकते हैं। बस मैं इस ज़िमन में यही कहना चाहती हूँ कि वाकई ये हैदराबाद की खुशकिस्मती है, जनूबी हिंद की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर मुश्तबा हुसैन साहब जैसे मिज़ाह निगार पैदा हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा खला अदबी दुनिया में पैदा हो गया है कि मुश्तबा साहब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी तहरीरों के जरिए वो हमेशा उर्दू अदब का सरमाया बनकर रहेंगे। जैसा कि तकी आबिदी साहब ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा खाके लिखे हैं, और खास बात यह है उनके खाकों की इंफरादियत यह है कि वो जिस शख्सियत पर भी खाका लिखते हैं बिल्कुल रवानी के साथ इस तरह से बयान करते हैं कि उस शख्सियत की जो खुसूसियात है वो खुलकर आपके सामने आती हैं। जहाँ तक सफरनामों की बात करें हम, तो आप देखते हैं कि सफरनामों में जब वो हमें अपने साथ सैर पर ले जाते हैं, और जिस मुल्क का भी उन्होंने दौरा किया है या देखा है, तो ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ की सैर कर चुके हैं। जहाँ तक इंशाइया निगारी की बात है, तो हम देखते हैं मिज़ाह निगारी की जहाँ तक बात है या उनके इंशाइया और मज़ामीन की बात है, तो वाक़या निगारी और किस्सा गोई के जरिए एक आम आदमियों का जिक्र करते हुए, समाज के एक आम तबके को मौजू बनाते हुए वो बहुत बड़ी खास बातें कहते हैं, और उनके जो तंज़िया जुमले हैं वो बड़े काटदार होते हैं, और इतना पुरलुत्फ उनका मिज़ाह होता है कि पूरा मजमून जब तक हम पढ़ ना लें हमें चैन नहीं आता है, और उस मिज़ाह को हम आखिर तक महसूस कर सकते हैं। समाजी मसाइल पर भी इन्होंने कलम उठाया है। बहुत कम जुमले हमको मिलते हैं, लेकिन बहुत गहरे जुमले हमको मिलते हैं। तो इस तरह से मुश्तबा हुसैन पर मैं समझती हूँ कि बात करने के लिए 1-2 मिनट का वक्त बहुत ही कम है, लेकिन मैं इस नशिस्त में शामिल हो पाई, ये मेरे लिए एजाज की बात है। हैदराबाद में भी मुश्तबा हुसैन साहब की याद में हम जूम पर ही ऑनलाइन मीटिंग का एहतमाम कर रहे हैं। प्रोफेसर बेग एहसास की सरपरस्ती में हर रोज जूम पर रात 8 या 9 बजे मुश्तबा साहब की लिखी हुई तहरीरें
प्रोफेसर हजरात और जो परस्तरान मुश्तबा हुसैन हैं वो पेश कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर अमीन हैदर साहब का और कमालुद्दीन साहब का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे इनायत फरमाया। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं इसके साथ ही हम तमाम अपने मेहरबानों का और पैट्रन्स का मैं खास तौर पे कहूँगा कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, और अपने पैनलिस्ट तमाम जिन लोगों ने गुफ्तगू की, जिनमें डॉक्टर तकी आबिदी साहब भी मौजूद हैं, जिनमें रज़िया फसीह अहमद साहिबा भी मौजूद हैं, जिनमें इशरत आफरीन साहिबा भी मौजूद हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ हैदर साहब की मदद के बगैर ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था, उनका खुसूसी शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। और साथ में डॉक्टर लतीफ़ सैफ साहब का कि जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की को मॉनिटर किया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, किरदार है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा महीने की जो नशिस्त है उसमें भी आप लोग तशरीफ लाएंगे और उसमें डॉक्टर तकी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। एक बड़ी हमाजहत गुफ्तगू रहेगी, एक बड़ी हमाजहत शख्सियत के बारे में, और उसका उन्वान रहेगा कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और क्यों है ये आप सुनेंगे उनसे, डॉक्टर तकी आबिदी साहब से आइंदा जुलाई में। उसकी डेट, उसकी तारीख और उसका वक्त का हम ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया अमीन हैदर साहब, आपका, लतीफ़ साहब का, काशिफ हैदर साहब का और दूसरे मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत।